नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। ज़्यादा जीवन में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कथन के माध्यम से आज का क्लास हम शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा सोचा करो, मीठा मीठा बोला करो। अच्छा अच्छा सोचा करो, मीठा मीठा बोला करो। अच्छे लोगों से मिलते रहो, नया हमेशा करते रहो, नया हमेशा करते रहो। जीवन में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बातें फिक्स हैं, वो होंगे ही। आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोगों ने शुरू किया था मौर्य साम्राज्य, और हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु का नाम है, पथ प्रदर्शक का नाम है चाणक्य। ठीक, चाणक्य। इनके बारे में हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक ना, सब जानकारी ले लिए हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ा जाएगा, चंद्रगुप्त का बेटा होगा, पुत्र होगा बिंदुसार, यानी मौर्य वंश का दूसरा जो शासक होगा वो होगा बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार के बारे में पहली जानकारी है, इसका उपनाम, बिंदुसार का उपनाम क्या है, तो अमित्रघात। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अमित्रघात किसका उपनाम है, तो बिंदुसार का। या इसे बोलते हैं अमित्रोकेडीज, अमित्रोकेडीज, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात कौन, बिंदुसार। देखिए, इसे उपनाम में और कहा गया है भद्रसार या वारिसार भी कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन की उपाधि दी गई है, जैन ग्रंथों में सिंहसेन। तो तीन उपाधि हो गया, एक अमित्रघात, भद्रसार, वारिसार, सिंहसेन। देखिए, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम सिजेरियन शासक कौन है। सिजेरियन का मतलब जिसका जन्म ऑपरेशन के द्वारा हो, शल्य चिकित्सा के द्वारा हुआ हो, तो वो है बिंदुसार। भारत का प्रथम सिजेरियन शासक है कौन, बिंदुसार। ठीक, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके दरबार में कौन आया था, तो इसके दरबार में आया था डाइमेकस ना। प्राचीन भारत जब हम शुरू किए थे उस समय भी विदेशियों से हम जानकारी प्राचीन भारत की खोज रहे थे, तो उसमें भी डाइमेकस आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें जानकारी मिलती है कि इसके शासनकाल में तक्षशिला, और तक्षशिला कहाँ पर, बिहार में सिंधु और झेलम के बीच ये पड़ता है, सिंधु एवं झेलम के बीच पड़ता है तक्षशिला। इसमें हुए दो विद्रोहों को वर्णन है इसके बारे में, और इसमें कहा गया है कि इसे दबाने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए सबसे पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था, सुसीम को, और उसके बाद अशोक को भेजा था। ठीक है, ये जानकारी याद रखिएगा कि सबसे पहले सुसीम को भेजा, दूसरे बार अशोक को भेजा। ठीक, अगली एक जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि सीरिया के शासक अंतियोकस प्रथम ने बिंदुसार से तीन मांग की थी, तीन चीजें मांग की थी। पहला मीठा मदिरा यानी दारू, दूसरा सूखे अंजीर, और तीसरा एक दार्शनिक। इसकी मांग की थी कौन, सीरिया के शासक अंटियोकस ने। अब इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसकी मांग नहीं की थी, निम्न में से किसकी मांग नहीं की थी। तो मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। बिंदुसार ने मदिरा उसे दे दिया, सूखे अंजीर भी दे दिया, लेकिन एक दार्शनिक नहीं दिया, क्योंकि जानता था दार्शनिक क्या होते हैं, राज दरबार या अपने देश का हाल जानते हैं, वहाँ पर जाएगा तो सब बातें बताएगा ही, वर्णन करेगा ही। ठीक ना, तो इसलिए एक दार्शनिक को यह भेजा नहीं है, और इन दोनों का डिमांड इसने पूरा कर दिया। ठीक, देखिए, बिंदुसार के बाद आता है महान शासक अशोक। तो हम लोग पढ़ा जाएगा इसके पुत्र अशोक के बारे में। ठीक, आगे चलते हैं।
साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक, उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र है तीसरा जो शासक है कौन है, अशोक। तो अब हम जानकारी लेते हैं अशोक के बारे में, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहता है। देखिए अशोक के बारे में पहली जानकारी है, पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम शुभद्रांगी, राजगद्दी पर कब बैठा है तो 259 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व में। और जब वह राजगद्दी पर बैठा है उस समय वह अवंती राज्य का राज्यपाल था। अवंती की राजधानी कहाँ थी, कमेंट करके बताइए। उस समय अवंती राज्य का राज्यपाल था। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध साहित्यों में कहा जाता है कि यह अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो एक बहुत बड़ा हत्यारा भी हो गया। अब क्या बात सही है क्या नहीं सही है, ये जानकारी दिया गया है बौद्ध साहित्य में। आगे देखिए, अशोक का नाम अशोक निम्न अभिलेखों में मिलता है। पहला उडेगोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम अशोक। दूसरा है नेट्टूर अभिलेख में, तीसरा मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में, और चौथा है गुर्जरा अभिलेख में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है कि अशोक का नाम अशोक निम्न में से किस अभिलेख में नहीं मिलता है या मिलता है। तो पहला हो गया मास्की और गुर्जरा, उडेगोलम, नेट्टूर, इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रियदर्शी या देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम है, तो इंडिकेट किया गया है किसको, अशोक को, प्रियदर्शी अशोक को, और देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी भी किसका नाम है, अशोक का। ठीक, ऐसी हमें जानकारी है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया ये वाला अभिलेख, इसका जरूर याद रखना है कि इसका नाम मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में, उडेगोलम अभिलेख में और नेट्टूर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक। ठीक, जब राजगद्दी पर बैठा है तो अवंती का राज्यपाल है। ठीक है, आगे और जानकारी हम लेते हैं। इसमें आता है कि अशोक आखिर किस धर्म का अनुयायी है, किस धर्म को ये माना है। तो भिन्न भिन्न इसका तथ्य है, जानकारी है। कहा जाता है कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म को मानता था। राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है दूसरी जानकारी कि यह शैव धर्म का अनुयायी था, शैव का उपासक था। फिर हमें जानकारी जो मिलती है बौद्ध धर्म, यह क्या था, बौद्ध धर्म को अपना लिया है और बौद्ध धर्म अपनाया है। इसमें पहला तथ्य आता है कि मोगलीपुत्र तीस ने इसको बौद्ध धर्म अपनाया है, बौद्ध धर्म अपनाया मोगलीपुत्र तीस के द्वारा। दूसरी जानकारी दी जाती है कि बौद्ध धर्म इसने उपगुप्त द्वारा शिक्षा के कारण बौद्ध धर्म अपनाया है। तीसरा, यह निर्ग्रोथ के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया है। आखिर में धर्म कौन सा इसका रहा है, तो हरौरा अभिलेख में स्पष्ट किया गया है कि इसका धर्म है बौद्ध धर्म। ठीक, तो यह अनुयायी मुख्यतः है पूरी तरह से किसका, बौद्ध धर्म का। ठीक ना, बौद्ध धर्म का। आगे चलते हैं। के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इसने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा को भेजा था। कहाँ पे, श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका। और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, अनुराधापुर। ये क्वेश्चन आए कि अनुराधापुर किसका नाम है, तो श्रीलंका का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किसको भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्र संघमित्रा को। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था,
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। आगे लेते हैं जानकारी। अशोक की जानकारी लेते हैं, कलिंग पर आक्रमण। और ये क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में आता है, हमेशा एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। पहली जानकारी है, कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया है? तो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, शासनकाल के 8वें वर्ष जब राज्यगद्दी संभाला है तो 8वें वर्ष किया है, यानी कब? तो 261 ईसा पूर्व में। ये क्वेश्चन याद रखना है, फैक्ट याद रखना है, 261 में। इसका जो उल्लेख है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख है? तो 13वां शिलालेख। कुल शिलालेखों की संख्या अशोक के 14 शिलालेख हैं, 13वां में कलिंग आक्रमण का उल्लेख है। देखिए, इस युद्ध में कहा गया है जो कलिंग पर आक्रमण अशोक ने किया, इसमें 1.5 लाख लोग मारे गए हैं और 1.5 लाख लोग लगभग बंदी बनाए गए। और इस कारण से इतना नरसंहार हुआ कि अशोक अपना धर्म, अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अशोक का हृदय परिवर्तन इसी युद्ध के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और यह युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करता है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, युद्ध घोष की जगह धम्म घोष, यानी युद्ध नहीं, अब क्या होगा? धम्म होगा, यानी धर्म होगा कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें कि जब कलिंग पर आक्रमण किया है तो उस समय कलिंग का शासक कौन है? तो कलिंग का शासक है नंदराज। कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम है? कमेंट करके बताइए। कलिंग। तो कलिंग पर आक्रमण अपने 8वें वर्ष शासनकाल में 261 ईसा पूर्व, 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी। और इसी युद्ध में इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और कलिंग का शासक कौन है? नंदराज। ठीक है, नंदराज के शिलालेख। अब लोग हम जानकारी लेते हैं अशोक के शिलालेख। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन जो शुरू किया भारत में, वो किया है अशोक ने। किसने किया है? अशोक। तो हम लोग का टॉपिक रहेगा अशोक के शिलालेख। देखिए, संख्या में अगर कहा जाए कुल शिलालेख कितने हैं, तो संख्या में कुल हैं 14। कितने? 14। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया कि अशोक के शिलालेखों का खोजकर्ता कौन, खोज कौन किया था? तो सबसे पहले खोज किया है पाद्रेटी फेनथेलर ने। और वर्ष याद रखना है 1750 में। 1750। तो खोजकर्ता हो गए पाद्रेटी फेनथेलर। लेकिन सर्वप्रथम इसको पढ़ने में सफलता किसको मिली? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो ये मिला है जेम्स प्रिसेप को। 1837 में, 1837 में सर्वप्रथम ये रीड किए हैं। खोजे कौन है? पाद्रेटी फेनथेलर। ठीक, देखिए अब इस शिलालेखों की भाषाएं हैं। तो पहली भाषा है प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है या मगधी भाषा में। दूसरी भाषा का प्रयोग है ग्रीक और यूनानी भाषा में। ठीक, ग्रीक और यूनानी। अब इन शिलालेखों की लिपियां क्या है? तो 4 लिपि है। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरमाइक और चौथा है ग्रीक लिपि में। देखिए, भारत में जो साक्ष्य मिले, जो लिखित मिले हैं, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी में शाहबाज गढ़ी और मानसेरा, ये स्थान पड़ता है पाकिस्तान में इसके साक्ष्य है। वहाँ पे जो मिले शिलालेख वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के शिलालेख में इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये दोनों जानकारी हमें जरूर याद रखना है कि अशोक के शिलालेखों खोजकर्ता कौन है? पाद्रेटी फेनथेलर 1750 में। और पढ़ने वाला सबसे पहले कौन है?
जेम्स प्रिसप 1837 में। और अगर कहा जाए भारत में शिलालेख का प्रचलन कौन किया है, तो महान और महान अशोक है। ठीक है, आगे हम लोग इसके कंटिन्यू करेगा अशोक के बारे में ही अगले वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।